मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th, जैसा कि आपका पद्य भाग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपके गद्य पार्ट से, और गद्य पार्ट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपके नमक का दारोगा। यहाँ पे बात करें तो इसके जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। और जैसा कि हम खुद जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताना जितना कहे उतना कम है। सामान्यतः मानते हैं कि हिंदी साहित्य में जितना योगदान प्रेमचंद का है शायद ही किसी अन्य का हो। तो लेखक परिचय इस प्रकार है। जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभाव में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। ये अंग्रेजी माध्यम से एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ये अपनी पत्नी शिव रानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बन के सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों है। इनका निधन 1936 1936 ईस्वी में हुआ। प्रमुख रचनाएं। प्रेमचंद का साहित्य संसार अत्यंत विस्तृत है। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। फर्स्ट आता है उपन्यास, सेवा सदन, प्रेमाशय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। कहानी संग्रह, सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में, गुप्त धन। नेक्स्ट थर्ड नाटक, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। नेक्स्ट फोर्थ निबंध संग्रह, कुछ विचार, विविध प्रसंग। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार थे जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ का ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले की जितनी भी कविताएं या जितनी भी विधाएं होती थी, उपन्यास होते थे, उनमें कल्पना अधिक होती थी और वास्तविकता यथार्थ के जीवन से वो काफी हद तक दूर होती थी। लेकिन प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार साहित्यकार माने जाते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ठोस धरातल दिया, या कह सकते हो जमीन के छोटे से छोटे तबके तक को भी इसका एक आदर्श बनाया। पहले कई प्रकार के जो राजा महाराजा या उच्च वर्ग के जो व्यक्ति होते थे वही कहानी के पात्र होते थे, उन्हीं को उसमें स्थान होता था, उपन्यास में स्थान होता था। लेकिन प्रेमचंद ने एक साधारण से साधारण व्यक्ति तक को भी, किसान को या अन्य किसी व्यक्ति को भी अपनी कहानी का नायक बनाया और उसको जमीन आधार प्रदान किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा से जुड़ गई। पहले जैसा कि होता था अधिकांश किस्से के माध्यम से कहानियां होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इससे उनकी हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया तथा पंच परमेश्वर जैसे कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के लिए सामाजिक जीवन को आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में
उनके रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है, जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसी ही है। बाद की रचनाओं में वे कटु यथार्थ को भी प्रस्तुत करने में किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके उदाहरण हैं। साहित्य के बारे में प्रेमचंद का कहना है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में और विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। अब आता है पाठ का सारांश। नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः असद्व्रति और सद्व्रति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा, अधिकारियों के पोबारा थे। लोग दारोगा पद के लिए लालायित थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा और अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी के पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करो। वंशीधर ने पिता की बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन व भाग्य के कारण नामक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए और घर में खुशी छा गई। बाकी नेक्स्ट डे।